बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनल आइडेंटिटी एंड ट्रेस एविडेंस के पास्ट क्वेश्चंस करेंगे अब। इसमें सबसे पहले है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न अलॉन्ग विद देयर परसेंटेज इन अ पॉपुलेशन। तो इसकी डायग्राम एनआरए पे बनी हुई है डिफरेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न्स की। उसमें परसेंटेज क्या है, सबसे ज़्यादा है लूप 67%, और इसके साथ ही रिलेट करके याद कर लें आर्च 6 to 7%। लूप है 67% और आर्च है 6 to 7%। फिर वर्ल्ड है 25% और कंपोजिट 1 to 2%। तो ये लाइन वाइज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा लूप की परसेंटेज होती है 67%, उसके बाद वर्ल्ड होते हैं 25%, आर्च है 6 to 7% और कंपोजिट है 1 से 2%। नेक्स्ट है फोरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की फोरेंसिक में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट है, सॉरी हवा बहुत चल रही है। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है पैटर्निटी एंड मैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्यूट्रीफाइड बॉडी, म्यूटिलेटेड बॉडी एंड हेडलेस बॉडी। तो बेसिकली फिंगरप्रिंट का क्या होता है, सॉरी ये डीएनए प्रिंटिंग है। डीएनए से क्या, आप किसी भी इंसान की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो या डीएनए प्रिंटिंग करते हो तो उससे आपको आइडेंटिफिकेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हो उस पर्सन के कि वो कौन है। जो बॉडी के पार्ट्स मिले वो किसके हैं, और जो बॉडी की पुट्रीफाइड बॉडी का पता चल सकता है कि उसकी कोई तो सेल कुछ तो मिल जाएगा जहाँ से उसका डीएनए आप ऑब्टेन कर सको उसकी किसी बोन से। अगर उसके लेट्स सपोज पुट्रीफेक्शन हो गई, उसकी सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गया, तो एटलीस्ट बोन्स में तो डीएनए होगा ना। उसके बाद म्यूटिलेटेड बॉडीज़ का भी वही सेम कि आप उनकी म्यूटिलेशन हो चुकी है लेकिन उनके किसी बॉडी पार्ट से आपको डीएनए मिल सकता है। हेडलेस बॉडी का पता चल सकता है आपको। लिम्स ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट हो तो उसका डीएनए, पूरी बॉडी का डीएनए सेम है ना, तो उससे आप डीएनए आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। पैटर्निटी और मैटर्निटी इशू रख सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में अक्सर बेबीज़ मिक्स हो रहे हैं तो फिर उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलाते हैं कि कौन इसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, किसी भी क्राइम में जो क्रिमिनल है पर्सन उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जैसे कि सपोज रेप केस में स्पर्म से आप डीएनए लेके आप क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। फिर उसके बाद है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू मार्क्स। टैटू मार्क्स क्या कि बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई टैटू बनाया हो, अगर आपको डेड बॉडी बिल्डर्स पे कोई टैटू बना हुआ है तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन के पता होगा कि उस पर्सन ने उसके अगर वो लवाहिकीन बताते हैं कि उसकी बॉडी पर टैटू बना हुआ था तो आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। पर्सनल इवेंट्स ऑफ लाइफ, टैटू से पता चल जाता है कि उस इंसान की सोच कैसी है, वो किस रिलीजन से से बिलोंग करता है। थोड़ी उसकी लाइफ के पर्सनल इवेंट्स का पता चल जाता है। प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन का पता चल सकता है। रेस का पता चलता है। एरोटिक टैटूज है, सोशल स्टेटस है और इंडिकेट्स बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। तो ये सिग्निफिकेंस किसकी, टैटू मार्क्स की, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है ये। उसके बाद आता है मेडिको लीगल एग्जामिनर सेंट डिफरेंट स्वैब टेकन फ्रॉम एन एलिज्ड विक्टिम ऑफ रेप टू फोरेंसिक लैब नेम टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सीमन इन दीज स्टेन्स। के ये जो सेमिनल स्टेन्स में उसके लिए हम कौन कौन से करते हैं टेस्ट यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट है। उसके बाद है फ्लोरेसेंस टेस्ट जो डिटेक्ट करता है कोलिन को। बारबेरियो टेस्ट है, LDH लेवल है, जिसमें मेन है ना वो दो हैं, एसिड फॉस्फेटेज और बारबेरियो टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। उसका मैं इधर आंसर लिखना भूल गई हूँ। उसमें यही था सिंपल के ना व्हेन टू थिंग्स कम इन कॉन्टैक्ट दे लीव ट्रेस ऑन वन अनदर, कि कोई भी चीज़ें जो इन कॉन्टैक्ट आती हैं वही दूसरे के ऊपर ट्रेस एविडेंस छोड़ती होती हैं। कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है दो चीज़ों के दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में जो इन कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद इसको मैं ख्याल एडवर्ड लोकार्ड ने प्रेजेंट किया था। फर्स्ट नेम मुझे भूल गया उसका, लोकार्ड तो ज़ाहिर है सेकंड नेम था। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट डक्टाइलोग्राफी। डक्टाइलोग्राफी का क्या मतलब है, इट इज़ अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय डिजिटल और पाल्मर प्रिंट्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मतलब हमारे जो डिजिटल प्रिंट्स हैं, हमारे फिंगर प्रिंट्स वगैरह, जो पाम पे प्रिंट्स वगैरह हैं सारे, उसको उनके आइडेंटिफिकेशन के मेथड को हम कहते हैं डक्टाइलोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है, द स्किन ऑफ द balls of the fingers, thumbs and palm is covered by characteristic ridges and grooves making absolute identification possible। कि हमारे जो फिंगर्स हैं इनके ऊपर सबके ऊपर से वो पैटर्न बने हुए हैं, पाम के ऊपर, फिंगर के ऊपर सारे, तो इनको जो आइडेंटिफाई इनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करने को प्रोसेस को हम कहते हैं डक्टाइलोग्राफी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज आर परमानेंट होते हैं,
डर्मिस के ऊपर और एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। कांस्टेंट फॉर द होल लाइफ, पूरी लाइफ के थ्रू आउट द लाइफ ये कांस्टेंट रहते हैं। रिजेंबलेंस चांसेस आर वेरी रेयर, 1 in 64,000 मिलियन। ये किसी के जो डेक्टाइलोग्राफिक पैटर्न्स हैं वो एक दूसरे से मिले हैं, इसका चांस क्या है 1 in 64,000। तो कौन कौन से पैटर्न है, जो फिंगरप्रिंट पैटर्न है और जितने भी जैसे जो हमारे पाम्स पे पैटर्न है, जो लाइंस जो रिजेस बनी हुई हैं, उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश करने को प्रोसेस को हम कहते हैं डेक्टाइलोग्राफी। नेक्स्ट है ह्यूमन स्कल इज प्रेजेंटेड by local police in the city morgue with the request to determine its age and gender. Enumerate 5 salient features each for age and gender that will happen achieve these two objectives. कि एज डिटर्मिनेशन आपने करनी है, उसके पॉइंट्स बताएं, और जेंडर। एज डिटर्मिनेशन सिंपली होती है क्लोजर ऑफ सूचर्स, जो हमारे स्कल के सूचर्स हैं वो डिफरेंट एज पे क्लोज होते हैं, तो उसके थ्रू हम एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे 30 से 35 ईयर्स में सैजिटल सूचर होगा क्लोज, फिर 35 से 40 में कोरोनल, फिर 45 से ऑनवर्ड्स 45 से 50 ईयर्स में लैम्बडॉइड सूचर, उसके बाद 55 से 60 ईयर्स में होता है पेराइटोमेस्टाइड सूचर या फिर स्क्वायलर्स सूचर, और 70 ईयर्स में होता है स्फीनोपेराइटल सूचर, पेराइटोमेस्टॉइड या पेराइटोमेस्टॉइड सूचर, इधर ओ आएगा पेराइटोमेस्टॉइड सूचर। अब अगर तो आप स्कल को आप देखते हो और स्कल के कोरोनल सूचर क्लोज हुआ हुआ है, इसका मतलब उस पर्सन की आइदर ही इज़ मेल और फीमेल, तो उसकी जो एज होगी वो 35 से 40 के राउंड अबाउट होगी। एस्टिमेटेड एज आपने देखनी होती है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सबसे पहले। अब इसको याद कर, सिर्फ 5 का डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट, 30 से 35, 35 से 40, फिर यहाँ पे 5 नहीं, इन्होंने 40 से 45 में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें 45 से 50, फिर 55 से 60, 30 to 35, 35 से 40, 45 से 50। वैसे इसका एक आसान तरीका याद करने का ये कि ये सारे 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 30 और 70 है, तो 30 से 35 के बाद 35 से 40, 45 से 50, 55 से 60, तो ये पैटर्न एक बन रहा है याद करने के लिए, 35 से 40, 45 से 50, 55 से 60, और यहाँ से था 30 और 70। तो ये SCLPS सैजिटल, कोरोनल, लैम्बडॉइड, पेराइटल एंड स्फीनॉइड। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस इन स्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन के लिए भी, और वाइवा और ऑस्प्री में भी आते हैं ये पॉइंट्स। मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस इन स्कल कैसे होते हैं, सबसे पहले फीचर्स, पूरे स्कल की अगर बात करें तो मेल में जो होल स्कल ओवरऑल लार्ज होता है, और स्कल इज़ लार्ज, एंडोक्रेनियल वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 1000 cc मोर इन मेल्स, कि मेल्स में कंपैरेटिवली 1000 cc वॉल्यूम मोर होता है, और फीमेल में क्या है कि स्कल स्मॉल होता है और स्मूथ होता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इसका बताइए, इसका ना स्मूथ होता है फीमेल का। ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट ना मेल के अंदर रग्ड होता है, स्क्वायरिश होता है, रिलेटिवली स्मॉलर, लोअर विद राउंडेड मार्जिन्स,